हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है धातु अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मोस्ट वीवीआई जो आपका 50 ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका आने वाला है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो यह सीरीज आपका बिहार बोर्ड का PYQ प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल से लिया गया है, जो इस चैप्टर से सवाल होगा और ये एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है क्लास 10th के लिए। ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम अदर सब्जेक्ट का भी आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे। आप लोग का डिमांड रहा तो मैं सब्जेक्टिव का भी ध्यान रखूंगा और सब्जेक्टिव में भी डिस्कस करूंगा। इसमें प्रत्येक सवाल के साथ साथ हम लोग उसके जितने भी फैक्ट होगा उन सबको भी ध्यान में रखकर पढ़ेंगे और उसको भी याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम में किसी भी एंगल से सवाल छूटने का कोई चांस नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले आप देख लो और आप जवाब दो। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सी धातु है? आपका आंसर हो जाएगा, अब सोच लिए आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा पारा। मैंने धातु पूछा है ना, तो पारा का संकेत Hg होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यही सवाल आपको पूछता कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता, तब उसका उत्तर होता ब्रोमीन। ये सवाल भी आप ध्यान रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में धातु ना पूछकर अधातु पूछ दिया, तो ब्रोमीन ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक दो फैक्ट और भी है कि देखिए, गैलियम और सीजियम दो और भी धातु है। गैलियम और एक मैं बात करता हूँ सीजियम, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये दोनों ऐसे धातु हैं जो हाथ की गर्मी से, है ना, हाथ की गर्मी से पिघल जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये रहा पहला सवाल का उत्तर, क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाने की गुण को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, पतली चादर चादर के रूप में मैं किसको पीट रहा हूँ? धातु को पीट रहा हूँ। क्या बनाना है? पतली चादर के रूप में बनाना है। इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता था कि इसी धातु को, है ना, तार के रूप में खींचा जाए, है ना, तब उस गुण को क्या कहते हैं? तार के रूप में खींचना कौन सा गुण कहलाता है? ध्यान रखिएगा, तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। ठीक है। चालकता किसको बोलते हैं? जब करंट, है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक कहलाता है। इस गुण को चालकता कहते हैं। और धातु में कठोरता पाई जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि धातुओं को तार के रूप में खींचने का गुण क्या कहलाता है? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि धातुओं को तार के रूप में खींचने की गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है, डक्टाइल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे सवाल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि अधातु, देखो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली है। अधातु पूछ रहा है कि कौन सा आपका सुचालक है। तो ये आप याद रखिएगा, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक है। आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें और भी फैक्ट आप जान लीजिए। नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, सल्फर जो है वो हमेशा S8 अणु के रूप में रहता है, फास्फोरस P4 अणु के रूप में रहता है, जिस ऑक्सीजन परमाणु में O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार से। ठीक है। इसके नेक्स्ट सवाल नंबर 5वां आपको कह रहा है कि सबसे अच्छा विद्युत चालक धातु कौन है? मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछ रहा है ना, बेस्ट, है ना, सबसे गुड कंडक्टर कौन होगा, है ना। तो सबसे विद्युत का अच्छा चालक आपका चांदी माना जाता है। चांदी है गुड कंडक्टर। चांदी के बाद एजी मतलब सिल्वर हो गया। चांदी के बाद आप कॉपर कॉपर रख सकते हैं। कॉपर के बाद अल्युमिनियम रख सकते हैं, उसके बाद लोहा को रख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी, सिल्वर को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल नंबर
छठा कह रहा है आपसे कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन-सी ऑक्साइड बनाता है ना? यही पूछ रहा है, हालाँकि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सामान्यतः बनाते हैं, मतलब कौन-सी ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या केवल गैस बनाती है? आप ये चीज़ को ध्यान रखना, है ना? ये क्षारीय बनाता है, धातु है ना? धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसी बनाएगा? क्षारीय क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि 2 Mg है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हो, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा 2MgO बनेगा, ठीक है ना? ये क्या है? ये तो ऑक्साइड है, किसका? धातु का ऑक्साइड है और ये कैसी होती है? ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल नंबर 7वां आप ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी हम लोग किसको कहते हैं? है ना? यहाँ पे एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, उभयधर्मी आपसे पूछा है। उभयधर्मी मतलब होता है कि जिसमें है ना दोनों गुण पाया जाता हो, ठीक है? अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं, ठीक है ना? एसिड का और बेस दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। कौन-सा एग्ज़ाम्पल होगा? या इसका एग्ज़ाम्पल होगा अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसका और भी एग्ज़ाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल पे आप चलेंगे। सवाल नंबर 8 का प्रश्न का आप जवाब दीजिए। कह रहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ठीक है ना? अब बताओ, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? अब देखो सोडियम के साथ-साथ आप ध्यान रखना, है ना, पोटेशियम को भी, है ना, कि पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यह जल और वायु से तीव्र अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको, है ना, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, है नहीं, कह रहा कि बताइए, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ अपने जो है प्रकृति में सबसे भारी धातु कौन-सा है? है ना? यहाँ भारी लिखा हुआ, भारी धातु कौन-सा है? तो ध्यान रखिएगा ऑस्मियम है। क्या है? ऑस्मियम, ठीक है? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन-सा है? ऑस्मियम है, अर्थात ओएस है, ठीक है ना? और आपसे पूछेगा प्रकृति में बताओ सबसे हल्की धातु कौन-सा है? तो हल्की धातु याद रखिएगा, है ना? हल्की धातु आप याद रखिएगा लिथियम है, लिथियम, ठीक है? ठीक है ना? लिथियम है, आप याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप ज़रा देखो। अच्छा, लिथियम का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है आपका बैटरी में, है ना? मोबाइल में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है ना? उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? लिथियम का। आगे बढ़ें, सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर अब होगा 9। 9 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? 9 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन-सा है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन-सा होगा बताओ? तो एक सीरीज़ आप याद रख सकते हो, मैंने याद रखा था कानाबासा, माज़फिन, एसपीएच, कुहाब। मैं थोड़ा-सा हिंट आपको कर देता हूँ, जैसे देखिए सबसे ऊपर पोटेशियम आएगा, फिर आपका सोडियम आएगा, ठीक है? Na सोडियम, सोडियम के बाद बेरियम हो जाएगा, आप ये याद रखो कानाबासा, है ना? Ca कैल्शियम हो जाएगा, माज़फिन मतलब Mg हो गया, मैग्नीशियम हो जाएगा, Al अल्युमिनियम हो जाएगा, है ना? Zn जिंक हो जाएगा, Fe आयरन हो जाएगा, है ना? Pb लेड हो जाएगा, लीड, है ना? H हो जाएगा, है ना? हाइड्रोजन, फिर आपका कॉपर आ गया, फिर आ गया आपका मरकरी, फिर सिल्वर, सिल्वर के बाद आपका Au और Pt आप याद रख सकते हो, ठीक है? ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये है और इसके बाद नीचे अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कौन है? पोटेशियम है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन-सा है? पोटेशियम। आपसे पूछेगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होगा? तब इसका उत्तर क्या हो जाता है? सोना या प्लेटिनम, ठीक है? दोनों में से जो ऑप्शन होता है वो होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम, जो अगला ही सवाल है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन-सा है? ठीक है ना? सबसे कम अभिक्रियाशील कौन-सा है? तो जवाब दीजिए कौन-सा होगा सबसे कम अभिक्रियाशील? सबसे कम अभिक्रियाशील आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? सोना होगा, गोल्ड होगा। वो सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है और हम लोग कहते हैं पोटेशियम का संकेत K, सोडियम का Na, कैल्शियम का संकेत Ca, ठीक है? चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। 11 आपसे पूछ रहा है ना? कि
धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? आप ध्यान रखना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल थ्रू बता देता हूँ, जैसे मान लो जिंक है, अगर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो यह क्या बनाएगा? यह बनाएगा ZnCl2, ठीक है। Cl2 क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस 1 होता है, इसका 2 होता है जिंक का, और प्लस क्या बन जाएगा? H2 गैस, ठीक है। यही पूछ रहा है कि बताओ भाई, है ना, कि अभिक्रिया करेगा धातु किसके साथ? एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 12 आपसे बस पीछे वाला ही मैंने बता ही दिया था। आपसे पूछ रहा है कि बताओ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। सवाल नंबर 13 पूछ रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? अब देखो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज जस्ट अभी मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि HCl है ना, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि HCl जो है वो अभिक्रिया नहीं करेगा, किसके साथ नहीं करेगा? तो मैंने बताया था कि का नाम मतलब सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है ना, बेरियम है, मैग्नीशियम है, ये सब तो अभिक्रिया करेगा क्योंकि ये ऊपर आ रहा है। हाइड्रोजन से नीचे कौन आ रहा? तो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा था कॉपर, फिर मरकरी, फिर गोल्ड, और मतलब एजी मतलब सिल्वर, एयू गोल्ड, और प्लेटिनम पीटी। ये जो है ना कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, सिल्वर और ओडम गोल्ड, ये सब हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो करेगा, जस्ता भी करेगा, लोहा भी करेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा, ठीक है, क्योंकि तांबा जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसलिए तांबा मतलब कॉपर अभिक्रिया नहीं करेगा, और अभिक्रिया नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते आगे। कह लोहे की कील को कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 मतलब क्या? कॉपर सल्फेट की विलयन में डालने पर रंग कैसा हो जाएगा? ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है कि लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग हो जाता है हरा रंग का हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट को डालिएगा तो कैसा रिएक्शन होगा? रिएक्ट बताओ तो। मैंने क्या करा, लोहा कील मतलब क्या चीज? Fe, किसमें डाल लेंगे? CuSO4 में। क्या होगा सर जी, क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा FeSO4, ठीक है, और Cu को अलग कर देगा। यह कौन सा अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन है, ठीक है ना, समझिए। चलिए आगे बढ़े। 15 नंबर सवाल, ओहो यही तो सवाल मैंने पीछे बताया। 15 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, बताओ जब आयरन को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? यह विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे कॉपर जो है वह आयरन के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। मतलब देखो भाई रिएक्टिविटी स्टेज में कॉपर नीचे है, लोहा ऊपर है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर को हटा देगा, और जब कॉपर को हटाएगा तो बनाए उसके साथ जो नेगेटिव रेडिकल्स है SO4 वो इसके साथ आके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस क्या होगा? Cu कॉपर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को लवण से विस्थापित कर देता है, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था वो क्या कहलाता है ना, विस्थापित कर देता है, और अभिक्रिया विस्थापनशील अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 17, आयनिक यौगिकों में आयन किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आयनिक यौगिकों में आयन जो होता है वो स्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आयनिक यौगिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है Na प्लस होगा और Cl माइनस क्लोरीन होगा, ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और दोनों लवण बन गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलिए NaCl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो NaCl में मैंने जस्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कहलाता है आयनिक बंधन, ठीक है, या वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है ना। अब साझेदारी करेगा तो क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा ये ससंयोजक आबंध, है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि आयनिक यौगिकों विद्युत का संचालन करते हैं। आयनिक यौगिक जो होता है उसमें विद्युत का संचालन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा,
आयनिक यौगिक जब गलित अवस्था या जलीय अवस्था में पाया जाता है तब विद्युत का संचालन करता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ये शुष्क स्टेट में यह इलेक्ट्रिक करंट इससे प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें नमी होगा और यह थोड़ा सा भी इसमें पानी का अंश होगा, गीला होगा, तब इससे इलेक्ट्रिक करंट है ना, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 21 पे आते हैं। खनिज से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ आप लोग, खनिज से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, मेटलर्जी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मेटलर्जी धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक ना। ठीक, और एक चीज इसमें और भी ध्यान रखिएगा कि जो अशुद्धि निकलती है उसको क्या कहते हैं, है ना। इस प्रोसेस में, मेटलर्जी की प्रोसेस में जो अशुद्धि निकलती है उस अशुद्धि को क्या कहते हैं, याद है आप लोग को? उस अशुद्धि को हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग या अघात्री, हिंदी में क्या कहते हैं? अघात्री। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना? 22। पृथ्वी की भूपट्टी में धातु जिस प्राकृतिक रूप में पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताओ भाई, किस रूप में पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर तो ये खनिज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 के आ जाते हैं, 23 की ओर। खनिज, वह खनिज जिसे धातु लाभदायक रूप से निकाली जाती है, इसको हम लोग अयस्क कहते हैं, है ना। अयस्क कहते हैं। जब कम खर्च पे खनिज से धातु प्राप्त की जाती है तो वो अयस्क कहलाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी खनिज अयस्क हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन सभी अयस्क खनिज अवश्य होगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर कितना पे आना है अब? 24 की ओर आना है। पढ़ लीजिए आप लोग सवाल। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, अयस्क से अशुद्धि को हटाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है ना, अयस्क से अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रण। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के आप लोग पढ़े होइएगा। पहला हाथ से चुनकर, दूसरा फेन पल्लवन विधि, है ना, तीसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, चौथा चुंबकीय पृथक्करण विधि, और पांचवा निच्छालन। यह अयस्क का सांद्रण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। चलिए सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 25। 25 आपसे क्या पूछ रहा है? 25 आपसे कह रहा कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और देखो, सल्फाइड अयस्क को जब हम ऑक्साइड में बदलेंगे तो इसमें मुझे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा चाहिए, O2 चाहिए। और ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो ये कहलाएगा भर्जन। क्या कहलाएगा? भर्जन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाएगा? भर्जन कहलाएगा। सवाल नंबर कितना है? 25 है। ठीक है ना। अब देखो यार, समझो, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये जिंक सल्फाइड है ना, ये जिंक सल्फाइड हो गया अयस्क। अब मैं इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाऊंगा O2 में। ठीक है, बताइए क्या होगा? ये बदल जाएगा, टूट जाएगा, और ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड का अयस्क। ठीक है, कितना? 2ZnO, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, 2SO2। ठीक है, अब देखो ये किस में बदल गया? ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है ना, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो भाई ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भार्जन बोलते हैं। और ऑक्सीजन की कमी होती, अनुपस्थिति होती, तब क्या होता? तो निस्तापन होता। ठीक ना, ये आगे है ही सवाल। 26 नंबर कह रहा कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये बी नंबर हो जाएगा, निस्तापन कहलाएगा, है ना। कैसे? ठीक है, समझो। जैसे मान लो कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, ये क्या है? कार्बोनेट है इसका। अब मुझे ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदलना है, तो होता क्या है कि भाई इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, या ऑक्सीजन ना के बराबर होता है, अल्प मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। ये कन्वर्ट होता है ZnO में, जिंक ऑक्साइड में, और प्लस क्या चीज? CO2। हो गए ना ऑक्साइड में परिवर्तन, ये क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है, ध्यान रखिए। 27 नंबर सवाल कर रहा है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण सामान्यतः किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जो बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे आपका अल्युमिनियम हो गया है, सोडियम हो गया है, ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसका निष्कर्षण हम लोग वैद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, उसके ना कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, वैद्युत अपघटन द्वारा। क्या होता है? इसमें दो रोड होता है, एक एनोड का, एक होता है कैथोड का। एनोड जो होता है वो अशुद्ध वाला होता है, कैथोड क्या होता है? कैथोड पर शुद्ध धातु जाके जमा होता है। इसको आगे चल के हम लोग बैटरी से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है ना, चलिए
सवाल नंबर 28, अल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया था अल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट 29 नंबर सवाल आप पढ़िए जरा ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा धातु को अशुद्धियों से शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, मैंने क्या बोला? धातु को अशुद्धियों से शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ आप लोग क्या कहते हैं? यह कहलाता है रिफाइनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं परिष्करण, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल नंबर 30, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग को, अशुद्ध धातु क्या होता है? एनोड होता है। शुद्ध क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है ना। चलिए, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन और जल दोनों होना चाहिए, ठीक है। तब आगे, लोहे पर जंग का रासायनिक रूप क्या है? Fe2O3 इंटू XH2O है, ठीक है ना। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का परत चढ़ाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, दैट इज गैल्वेनीकरण, ठीक ना। चलिए अब कितना नंबर होगा? 34 नंबर। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ध्यान रखिएगा, पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है। ये नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ तो? पीतल को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रास, ठीक है। BRASS, ब्रास, ठीक। आगे, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ध्यान रखिएगा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ठीक ना। आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताओ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, ठीक है। गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर क्या होता है? ब्रॉन्ज मेडल होता है 3 नंबर पे, ठीक है ना। इस किस मिश्र धातु से बनता है? तांबा और टीन से बनता है। सवाल नंबर 36, 36 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः उपस्थित होता है क्या? आप ध्यान रखना, इसमें 3 चीजें पाई जाती है, लोहा, आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, और क्रोमियम निकेल, FeCrNi, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? बोले ये तो बहुत आसान सवाल है, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, सल्फर, यही तो अधातु है, ठीक है। अल्युमिनियम क्या है? ये सब धातु है। आयोडीन का कौन सा गुण धातु जैसा है? देखो आयोडीन में एक गुण पाया जाता है जो चमकीला होता है और चमकीला धातु होता है, बट आयोडीन क्या है? आयोडीन अधातु है, ठीक है ना। चलिए, आपको याद होना चाहिए कि घेंघा रोग जो होता है, जिसमें गोइटर, जिसको हम गोइटर रोग कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है ना? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से ही होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को धातु त्यागती है, ठीक है ना, सीधी बात। एन सोडियम है, Na, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है, उल्टा होगा ना। धातु त्यागेगा तो अधातु क्या करेगा? ग्रहण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? Mg+O2 से बनने वाला यौगिक क्या होगा? तो आप ही लोग बता दो, ये तो आसान है ना। Mg+O2 से क्या बनेगा? बनेगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। कहाँ पे है? 2MgO या फिर MgO लिखो, हाँ यहाँ पे है, ठीक है ना, ये नंबर। तांबे को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनता है। तांबे को अगर गर्म करते हैं वायु में तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। CO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रंग इसका कैसा होता है? तो ये काला रंग का बनता है, ठीक है। काला रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। 43 नंबर, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग तो नीला होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा? नीला होगा। अब बताओ कॉपर सल्फेट का क्या सूत्र होगा? CuSO4, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। चलिए नेक्स्ट, सोना और प्लेटिनम प्रकृति में सामान्यतः पाए जाते हैं, बताओ। सोना और प्लेटिनम प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था तो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये फ्री पाया जाता है, तब तो सोना वोना पहनते हैं लोग,
ठीक है? चलिए 45 नंबर, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, क्या बनता है? धातु और धातु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से आयनिक यौगिक बनता है, क्या बनता है? आयनिक यौगिक। इसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्लोरीन ग्रहण करेगा, क्या बन जाएगा? NaCl कंपाउंड बनेगा, ठीक है? ये ग्रहण त्यागा, ये ग्रहण किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 46 नंबर, कौन सा धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? इसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्युमिनियम ऑक्साइड है, और एक एग्जाम्पल और भी है ZnO, इसमें तो नहीं है बट याद रखना है इसको भी। चलिए 47 नंबर आते हैं, चांदी की वस्तुएं काली पड़ने का क्या कारण है ना? आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, चांदी की वस्तुएं काली पड़ने का क्या कारण है? ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है, इस वजह से होता है। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ, जैसे मान लो कि ये सिल्वर है, Ag है, अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड है से अभिक्रिया करिएगा तो ये क्या बन जाएगा? Ag2S बनेगा, सिल्वर सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा। पता है ये कैसा होगा? काला, ठीक है? चलिए 48, तांबे की सतह पर हरी परत बनने का क्या कारण है? तांबे की सतह पर हरी परत बनने का क्या कारण है? बताओ क्या कारण है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के वजह से बनता है, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 49, जो कि लास्ट से एक पहले का सवाल है, 50 तक आज हम लोग करने वाले हैं, और पार्ट 2 में 50 और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और उससे एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा बिहार बोर्ड में, है ना, और आपके एग्जाम में, ठीक है ना? बट थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए सवाल क्या कर रहा है, धातु को उनके अयस्क से निकालने में कार्बन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भाई ये रिडक्शन के रूप में किया जाता है, उपचायक के रूप में किया जाता है, ठीक है? जैसे कॉपर ऑक्साइड है, अब इसको कार्बन से अभिक्रिया करवा दो, क्या बन जाएगा? कॉपर बनेगा, और बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन निकल के कहाँ आ रहा है? कार्बन के साथ आ रहा है। चलो लास्ट सवाल आज आपके एग्जाम के लिए है, मतलब आपके लिए है। लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? अब बताओ। चमकीला तो होता है धातु, तन्यता का गुण पाया जाता है, तार के रूप में खींचने के तो हम लोग कहते हैं तन्यता की बात, है ना? इसमें तो करंट पास होता है धातु में, ये चालकता भी होगा, लेकिन धातु में भंगुरता की गुण नहीं पाई जाती है, और धातु में भंगुरता की गुण पाई जाती है। भंगुरता मतलब टूट जाना, ठीक है, ब्रेक कर जाना, ठीक है ना? इसमें इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए तो आज अभी आप लोग के लिए ये पीपीटी मैं आप लोग को आपके टेलीग्राम चैनल, आज आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ना SR गुरुकुल क्लासेज, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, बाय RS यादव सर का है, ठीक है ना? इससे आप जुड़ जाना, ठीक है ना? उसमें ये पीपीटी का PDF और इसका जो प्रिंटेबल PDF है, जो प्रिंट करके आप पढ़ सकते हो, वो उसका PDF हम आपको डाल देंगे, ठीक है ना? आराम से आप ऐड हो जाना, ठीक ना? बाद में कमेंट करना, जो भी दिक्कत होगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना? ये आंसर सही था पीपीटी, ताकि आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का, है ना, सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 में, है ना, इसी चैप्टर का, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।